हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त नवीन और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी मेरी जुबानी दोस्तों। अब एक नया श्रृंखला रोजाना के लिए शुरू किया है। श्रृंखला यह है कि कहानी को सुनने के बाद आपको कहानी अच्छी लगे तो आप कमेंट करके ये बताना कि आप किस जगह से कहानी सुन रहे हो और आपका नाम क्या है। इसके बाद अगली वीडियो में मैं आपका नाम जरूर लूंगा। कमेंट करना ना भूलें और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज की कहानी नैनीताल के एक युवा लड़के की है जिसके साथ कुछ सालों पहले एक भयानक हादसा हुआ था जिसमें उसने अपने शरीर का एक अंग हमेशा के लिए खो दिया था। चलिए उसी युवा लड़के से सुनते हैं। मेरा नाम गौतम है और मैं एक कैब ड्राइवर हूं। 2015 में यह घटना हुई, आज से कुछ साल पहले। उस समय मैं एक नया कैब ड्राइवर था, यानी मुझे कार चलाते हुए बहुत समय नहीं हुआ था और नैनीताल के सुनसान रास्तों पर होने वाले भयानक हादसों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसलिए मैं दिन में और रात में बेखौफ होकर कार चलाता था। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ भी कोई ऐसा भयानक हादसा हो सकता है जिससे मेरे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा खराब हो जाएगा। लेकिन उस हादसे के बाद, शाम ढलने के बाद, मैं अपने घर से बाहर कभी नहीं निकला क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी आंखों के सामने थोड़ा बहुत अंधेरा है। तो मुझे मेरे साथ हुई घटना याद आने लगती है और मैं याद करने के बाद पता नहीं क्यों मेरी सांस फूलने लगती है और मेरा ब्लड प्रेशर अचानक ऊपर चला जाता है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी कहानी सुनने के बाद आपका ब्लड प्रेशर भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। वास्तव में यह उस दिन की घटना है जब मुझे काम नहीं मिला और बारिश इसके सबसे बड़े कारण था। जब बारिश होती है तो लोग घर से बाहर निकलना बहुत कम पसंद करते हैं। अगर कोई काम होता भी है तो उसे बारिश रुकने के बाद करेंगे। इसीलिए उस दिन मुझे मेरी कैब में कोई सवारी नहीं मिली, जिससे मैं शाम होते होते बहुत निराश हो गया क्योंकि उस वक्त मेरी एकमात्र सवारी मेरी कैब थी। उस दिन जब मुझे कोई सवारी नहीं मिली और मेरा काम अच्छे से नहीं चलता था तो मैं बहुत निराश हो गया क्योंकि मेरे पीछे परिवार के कई लोगों की जिम्मेदारियां थीं। शाम को बारिश कम होने लगी, लेकिन मैंने सोचा कि अब शायद मुझे कोई सवारी नहीं मिलेगी, इसलिए मैं अपनी कार लेकर घर जा रहा था। अब शाम के लगभग 7 बज चुके थे। क्योंकि नैनीताल पहाड़ी क्षेत्र है, इसलिए सूरज जल्दी ही ढल जाता है और अंधेरा वहां जल्दी ही आ जाता है। उस दिन बारिश भी हुई, जिससे आसमान में काले बादल छाए हुए थे। शाम के 7 बजे आसपास का माहौल ऐसा बन गया था जैसे रात के 10 बज रहे हों। बारिश के कारण लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे और मैं अपनी कार में मस्त गाने सुनते हुए घर जा रहा था। उस समय तक गाड़ी की हल्की हल्की हेडलाइट जल चुकी थी। रास्ते पर जाते हुए मुझे अचानक एक बड़ा सा स्पीड ब्रेकर दिखाई देता है, जिससे मैंने कार को थोड़ा धीमा किया और देखा कि एक औरत स्पीड ब्रेकर के बगल में एक बड़े से पेड़ के नीचे खड़ी है। मैंने सोचा कि शायद वह बारिश से बचने के लिए इस पेड़ के नीचे खड़ी है और मैं कहीं जाना होगा तो क्यों नहीं पूछता कि कहाँ जाना है। वैसे भी आज मेरा कोई बहुत ज्यादा आमदनी नहीं हुआ है, इसलिए मैं घर जाते वक्त पता नहीं कर सकता कि मुझे कुछ पैसा मिलेगा। मैं यह सब सोच ही रहा था कि अचानक सामने से उस महिला ने मुझे हाथ से कार रोकने का संकेत दिया। यह मेरे लिए सोने में सुहागा था क्योंकि मैं खुद उसके पास जाकर कार रोककर पूछने वाला था कि अगर आपको कहीं जाना हो तो मैं छोड़ दूं, लेकिन वह खुद मुझे हाथ देकर कार रोकने का संकेत दिया। इसलिए जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा, मैंने कार को उसके पास रोका और बैठे बैठे उसकी तरफ का शीशा नीचे किया और पूछा कि आपको कहाँ जाना है। वह मुझसे कहती है कि शायद मुझे जहां जाना है वहां तक नहीं छोड़ पाओगे, लेकिन आप मुझे थोड़ा आगे छोड़ दो। मैंने सोचा कि शायद मुझे कहीं दूर जाना होगा और आज मेरा कुछ ज्यादा काम नहीं हुआ है, तो मैं उसे वहीं छोड़ दूंगा जहां जाना है, चाहे थोड़ा दूर हो या नहीं। अगर वह थोड़ा दूर होगा तो मैं थोड़ा ज्यादा पैसे ले लूंगा, जो मेरे सारे दिन का नुकसान भर देगा। मैं अभी यही सोचकर उससे कहता हूं कि आप बताएं कि आपको कहां जाना है, आपका लक्ष्य क्या है, मैं आपको छोड़ दूंगा। तो वह महिला मुझसे कहती है कि पहले कार में बैठो या बाहर बारिश में खड़े होकर सारी बातें करोगे। मैंने उसे कार में बैठने के लिए कहा और जब मैंने कहा तो वह कार में बैठ गई। मैं ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था
और वह पीछे की सीट पर बैठी हुई थी। मैंने उससे कहा कि बस चलते रहो, मैं बता दूंगा। तब मैंने चुपचाप कार चलाना शुरू किया। हम लोग कुछ दूर चले ही थे कि मैंने पीछे के मिरर में देखा कि वह औरत कुछ परेशान लग रही थी, बार बार खिड़की से दोनों तरफ झांक रही थी। मैंने तब तक उससे कुछ नहीं बोला, लेकिन कुछ समय बाद वह अचानक हिचकिचाने लगी। तो मैं उसे अपनी साइड की सीट के पास पानी की बोतल देकर कहता हूँ कि आप इसे पी लीजिए, इससे आपको हिचकिचाहट कम हो जाएगी। तब वह महिला मुंह से कुछ नहीं बोलती, लेकिन वह पानी की बोतल लेकर पीने लगती है। थोड़ा बहुत पीने के बाद वह मुझे बोतल वापस देती है। तब मैं उसे साइड की सीट के बगल में वापस रख देता हूं, जहां बोतल पहले थी। अब हमें चलते हुए काफी समय हो गया था और हम मुख्य शहर से काफी दूर थे। मैंने फिर से उस औरत से पूछा कि मैडम, आप बताइए कि आप जाना कहाँ है। उसने मुझे बताया कि उसे शहर से बाहर एक स्थान पर जाना चाहिए था, इसलिए मैं पूरी रात इधर उधर घूमता रहेगा और वह स्थान इसी रास्ते पर आ जाएगा, तो वह मुझे बता देगी कि कहां पर रुकना है। इसके बाद मैं कार चलाने पर ध्यान देने लगा, क्योंकि मेरे हाथ में पहनी हुई घड़ी में रात के 10 बजने वाले थे। बाद में समय की गंभीरता को देखते हुए मैं कार को थोड़ा तेज चलाना शुरू किया, क्योंकि मुझे घर भी लौटना था। मैं कार चलाते हुए अचानक उस पानी की बोतल पर जाता हूं जिसे मैंने थोड़ी देर पहले एक महिला को दिया था। मैं उस बोतल को देखकर चौंक जाता हूं, क्योंकि उसका पानी पूरी तरह से लाल हो गया था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसमें पानी नहीं बल्कि खून था। मैंने कार चलाते हुए सोचा कि जब मैंने इस बोतल को वापस यहाँ पर रखा था तो इसमें पूरी तरह से पानी नहीं था, तो फिर अचानक इसका कलर इतना लाल कैसे हो गया। मैंने पीछे के मिरर पर देखा तो मेरी हालत बहुत खराब हो गई। वह महिला जो मेरी कार में मेरे पीछे बैठी हुई थी, उसके मुंह से बार बार खून निकल रहा था और वह अपनी साड़ी के पल्लू से उस खून को साफ कर रही थी। अचानक मैं उसकी तरफ देख रहा था और हम दोनों की नजरें एक दूसरे पर पड़ती हैं। हमारे नजरें मिलते ही वह महिला मुझसे कहती है कि आप क्या देख रहे हैं, बस कार चलाने पर ध्यान दें। तभी मैंने मन ही मन सोचा कि मैं आज मुसीबत में तो नहीं फंस गया हूं, और थोड़ी हिम्मत करके उस औरत से पूछा कि मैडम, क्या आपने बोतल में पानी पिया तो यह बिल्कुल साफ था, लेकिन अचानक से पानी लाल हो गया और आपके मुंह से बार बार खून क्यों बहता है? जब मैंने कहा कि मैं इंसानों का खून पीता हूं तो बोतल लाल हो गई, क्योंकि मेरे मुंह से निकल रहा खून भी इंसानों का है। और मैं इतना कहते ही वह महिला जोर से हंसने लगती है। अब मैं थोड़ा डर गया, लेकिन मैंने सोचा कि शायद मैडम मेरे साथ मजाक कर रही है। मैंने उससे कहा कि मैडम, आप भी मेरे साथ मजाक करते हैं? तो उसने अचानक बहुत गंभीर आवाज में कहा कि आप जैसे लोगों की यही कमी होती है कि वह हर चीज को मजाक समझने लगता है। यह सुनकर मुझे थोड़ा डर लगता है, लेकिन अब मैं क्या कर सकता था, क्योंकि मैं शहर से दूर एक बहुत ही वीरान और अंधेरे रास्ते पर आ चुका था, जिसके चारों ओर घना जंगल था। मैं इसी समय अपनी कार को रोककर उस औरत को नीचे उतार देता, अगर मैं शहर में किसी आबादी वाली जगह पर होता, लेकिन मुझे उस जगह पर उसे पंगा लेना ठीक नहीं लगा। बाद में मैं कार चलाते हुए अचानक मेरे पैरों के नीचे कुछ चिपचिपा सा महसूस करता हूं। मैंने गौर से देखा तो मेरे पीछे की साइड से कुछ खून बहता हुआ दिखाई देता था, और मैंने देखा कि वह खून था। इसके बाद मुझे यकीन हुआ कि आज मैंने अपनी कार में एक बहुत बड़ी चुनौती डाली है। मैं अपने पैरों की ओर देख ही रहा था कि मेरी कार अचानक उस सुनसान सड़क पर रुक गई। मैं बस कार में बैठकर बार बार चाबी मारकर गाड़ी को शुरू करने की कोशिश करता हूं। मुझे कई बार कोशिश करने पर भी कार नहीं चलती, तो मैं उस महिला से कहता हूं कि आप रुकिए, मैं जरा देखता हूं, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं कहा और चुपचाप बैठी रही। मैं अब कार से नीचे उतरता हूं और कार का इंजन चेक करने के लिए उसका बोनट खोलता हूं। अब मैं इंजन को चेक करते हुए बार बार सोच रहा था कि मैं यहां से भाग जाऊं या नहीं। फिर एक बार मेरी नजर कार में बैठी उस महिला पर पड़ती है, और जैसे ही मैं उसकी तरफ देखता हूं, मेरे पैर थर थर कांपने लगते हैं। मेरे शरीर से बहुत पसीना आने लगा और मैं आज अपनी मौत को अपनी कार में बिठा चुका था। क्योंकि मैंने उस महिला की ओर देखा तो मैंने देखा कि मेरी कार में 2 महिलाएं बैठी हुई थीं, और दूसरी महिला लगभग उस औरत की तरह थी। उस दूसरी महिला भी
अपनी साड़ी के पल्लू से अपने मुंह को साफ करती थी और उसके मुंह से भी बार बार खून निकल रहा था। लेकिन मेरे इतने डरने की वजह यह नहीं थी, बल्कि कुछ और थी। जब मैंने उस महिला की ओर देखा तो उसके सिर से बाल गायब थे, जिससे मुझे लगता था कि वह पूरी तरह से गंजी हो गई थी और उसका चेहरा भी बहुत बदल गया था। वह इतना बदला था कि किसी कमजोर दिल वाले व्यक्ति या बच्चे को देखते ही हार्ट अटैक हो जाएगा। मैं मन ही मन सोच रहा था कि मैं क्या करूं कि इसके चंगुल से बच जाऊं, लेकिन अचानक मेरे कंधे पर हाथ रखता है। मुझे लगता है कि मेरे पीछे कोई है और उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा है और मैं उसे देखने के लिए पलट जाता हूं तो वह मुझे जो दिखाई देता है उसे देखकर इतना चौंक जाता हूं कि मुझे अचानक एक धक्का लगता है और मैं वहीं गिर जाता हूं। मैं अब कुछ भी नहीं बोल रहा था। मेरे सामने जो दृश्य इतना भयानक था कि मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि यह सब मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने पलटक पीछे देखा तो मुझे वही औरत दिखाई दी जिसे मैं पहले ही कार में बैठे हुए देखा था। तो वह अचानक मेरे पीछे कैसे आ गई? इस बार वह अकेली नहीं थी, बल्कि सैकड़ों औरतें उसके पीछे थीं, जो पूरी तरह से उसकी तरह दिखती थीं। मैं जमीन पर पड़ा हुआ लगातार उसकी तरफ देख रहा था और वह भी मुझे घूरे जा रही थी। फिर अचानक वह जोर से हंसने लगी और उसके पीछे उसकी तरह दिखने वाली औरतें भी हंसने लगती हैं। अब मुझे सिर्फ उनके हंसने की गूंज सुनाई दे रही थी और उनका चेहरा इतना भयानक हो गया था कि उसे देखकर ऐसा लगता था कि वह कोई चेहरा नहीं, बल्कि एक सड़ा हुआ तरबूज है। और उन सब के मुंह से लगातार खून की लाड़ टपक रही थी। अब मैं जानता था कि यह मेरी जिंदगी का आखिरी क्षण है और डर से तड़पकर मरने से अच्छा है कि एक झटके में मर जाऊं। यही कारण था कि मैंने उस महिला से कहा कि अगर तुम मुझे मारने के लिए यहां आई हो तो मुझे तुरंत मार दो, लेकिन मुझे इस तरह का डर मत दिखाओ। अब तक मैंने समझा था कि यह एक बहुत ही खतरनाक बात है और मैं इसके आगे कुछ नहीं कर सकता था। मैं अपनी कार के आगे सड़क पर पड़ा हुआ था जब अचानक पीछे से मेरी कार के स्टार्ट होने की आवाज आती है और फिर उसकी हेडलाइट की रोशनी जलती है, जिससे सभी महिलाएं वहां से गायब हो जाती हैं। जब मेरी आंखों के सामने कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, वह कार अचानक बहुत तेज स्पीड से मेरी तरफ बढ़ती है। मैं नहीं जानता कैसे साहस उठता है और अपने आप को उससे बचाने की कोशिश करता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाता और वह कार मेरे एक पैर को कुचलती जाती है, जिससे मुझे बहुत दर्द होता है। वह कार अचानक थोड़ी दूर आगे जाकर रुकती है, फिर रिवर्स लेकर वापस घूमती है। जब मैं दर्द से परेशान मेरे पैर को पकड़कर वहीं सड़क पर पड़ा था। अब कार का मुंह वापस मेरी तरफ हो गया था, लेकिन जब मैंने अपनी नजरें उठाकर कार की तरफ देखा तो मैं जान गया कि इस बार की टक्कर में मैं मर जाऊंगा, क्योंकि उस कार को वही औरत चला रही थी। उसकी आंखें अब बहुत ज्यादा चमक रही थीं और दर्द से मेरी आंखों के सामने एक अजीब सा जाला आ गया था, जिसकी वजह से मुझे बहुत कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे ही वह कार को वापस ले जाती है, उसकी हेडलाइट की रोशनी में मुझे सड़क के चारों ओर कुछ दिखाई देता है। जब मैंने सड़क के बगल में देखा तो वहां एक बहुत गहरी खाई थी, जिसके नीचे एक नदी बह रही थी। मैंने सोचा कि इस महिला के हाथों मरने से अच्छा है कि मैं इस खाई में कूद कर मर जाऊं, क्योंकि मैंने सोचा कि इस महिला से बचने का कोई चांस नहीं था। लेकिन अगर मैं इस खाई में कूद जाता हूं तो क्या पता अगर मेरी किस्मत मेरी जान बचाती है। खाई इतनी गहरी लग रही थी कि मैं उससे बचने की उम्मीद नहीं कर सकता था। ऊंचाई की वजह से दूर से आती हुई नदी इतनी छोटी लग रही थी कि वह एक छोटी सी धारा की तरह बह रही थी। कार अचानक पूरी गति से मेरी तरफ आने लगी और मैंने अचानक फैसला लिया कि मैं इस खाई में ही छलांग लगाऊंगा। इस बार वह महिला मुझे कार से कुचलने से पहले ही बहुत हिम्मत करके अपने आप को बचाया और वह एक बार फिर मुझे मारने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार मैं उसकी चपेट में नहीं आता। मैंने सोचा कि इस बार वह मुझे नहीं छोड़ेगी जब वह फिर से उस कार को घुमाकर मेरी तरफ ही रही, और इस बार यह मेरे हाथ में आने से पहले ही मुझे इस खाई से बाहर निकलना होगा। मैं मरना चाहता हूं, लेकिन इस चुड़ैल के हाथों मरने से अच्छा है कि मैं इस खाई में कूद कर मर जाऊं। जब वह फिर से मेरी तरफ आ रही थी, मैंने खाई में छलांग लगा दी
और कुछ ही देर में छपाक से उस नदी में गिर गया। और उसके बाद कुछ भी नहीं होता। शायद मैं उस समय बेहोश हो गया था, लेकिन जब मेरी आंखें खुली तो मैं किसी आश्रम की कुटिया के बाहर लेटा हुआ था। मैंने चारों ओर देखा तो कुछ संत मेरे आसपास घूम रहे थे। मैंने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन मेरा शरीर पूरी तरह से काम नहीं कर रहा था। मैं न तो मुंह से कुछ बोल पा रहा था और न ही अपने शरीर के किसी भी अंग को हिला पा रहा था। तभी एक संत मेरे पास आकर मुझसे कहता है कि तुम्हारा होश आज आया, क्योंकि हम लोगों ने उम्मीद खो दी थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं जिंदा हूं या मर गया, और मैं बड़े आश्चर्य से उन संत से पूछता हूं कि मैं जिंदा हूं या मर गया, तो वह हंसते हुए मुझे बताते हैं कि तुम जिंदा हो, मरे नहीं हो। फिर मैंने उनसे पूछा कि मैं यहां कैसे पहुंचा, तो उन्होंने मुझसे कहा कि पहले थोड़ा ठीक हो जाओ, सब बाद में हो जाएगा। लेकिन मैं वहां पड़ा पड़ा सोच रहा था कि यदि मैं यहां हूं तो मेरे घर वाले मुझे खोज रहे होंगे। इसलिए मैंने उन संत महात्मा से कहा कि मुझे मेरे परिवार से बात करवा दीजिए। उन्होंने कहा कि इस आश्रम में संचार के कोई भी साधन उपलब्ध नहीं है। यह आश्रम आधुनिकता से बहुत दूर है और प्रकृति की गोद में समाया हुआ है। कुछ दिन बाद मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हो गई तो मुझे उनके मुख्य संत के पास ले गए। उन्होंने मुझसे पूछा कि अब मेरी तबीयत कैसी लग रही है। मैंने कहा कि मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं। साथ ही मैंने उनसे कहा कि मैं कई दिनों से यह जानने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं यहां तक कैसे आया, तो कृपया मुझे बताइए। उन्होंने मुझे बताया कि जब हम सुबह नहाने गए तो आप नदी में बहते हुए दिखाई दिए, इसलिए हमने तुम्हें वहां से बचाया। इसके बाद संत महात्मा ने पूछा कि आप उस नदी में गिरे, तुम्हारे एक पैर में भी बहुत चोट लगी हुई थी। इसलिए मैंने उस रात जो कुछ हुआ था उन संत महात्मा को बताया। फिर उन्होंने मुझे बताया कि इस नदी के बगल से पहाड़ी पर जाने का रास्ता है। उन्होंने मुझे जो बात बात यकीन नहीं हो रहा था कि मैं इतने बड़े संकट से बच गया था। और जहां से आप गिर गए थे अक्सर एक छलावा देखा गया है जो मुख्य शहर की ओर जाता है और लोगों को शिकार बनाकर दूर इस रास्ते पर ले जाता है, शहर से इतनी दूर, और यहां लाकर वह लोगों को मार डालता है। और अब तक इस रास्ते पर कई अज्ञात लोगों की लाशें भी मिली हैं जो ठीक वैसे ही कुचल कर मारा गया था जैसे आपका पैर कुचला गया है। लेकिन शायद उस दिन आपकी किस्मत थोड़ी अच्छी थी। आज तक कई लोगों को मार डाला होता अगर तुम बच गए हो। इसलिए आश्रम में सूरज ढलने के बाद कोई भी व्यक्ति उस रास्ते की तरफ कभी नहीं जाता। कहा जाता है कि वह छलावा इतना खतरनाक है कि किसी भी रूप में लोगों को आकर्षित कर सकता है। बाद में उन आश्रम के लोगों ने मुझे घर पहुंचने में बहुत मदद की। जब मैं अपने घर पहुंचा, मेरे घर वालों ने मुझे बताया कि हमने सोचा तुम मर चुके हो। मेरे घर वालों ने मुझे बताया कि आप गायब हो गए, लगभग 2 महीने हो गए हैं। इसलिए घर वालों ने पुलिस में मेरी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है। साथ ही जब मैं आश्रम से शहर की ओर जा रहा था, मैंने देखा कि मेरी फोटो के साथ गुमशुदगी के पोस्टर लगे हुए थे। मेरे घर वाले ने मुझसे कहा कि हमने आपकी गुमशुदगी के पोस्टर पूरे शहर में लगाए थे ताकि आप किसी को दिख सकें और हम तुम्हारी खबर प्राप्त करेंगे। लेकिन इतना समय गुजरने के बाद हमारी उम्मीद टूट गई और मन ही मन हमने मान लिया कि शायद अब तुम मर चुके हो। मेरे घर वालों ने मुझे मर चुका मान लिया। मैं इससे दुखी नहीं था, लेकिन मैं सिर्फ एक बात से दुखी था कि उस दुर्घटना में मैंने अपना एक पैर हमेशा के लिए खो दिया था। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। इसके बाद दोस्तों हम वापस श्रृंखला शुरू करेंगे जो मैंने कल आपसे कहा था। साथ ही जिन लोगों ने कल की कहानी सुनने के बाद कमेंट करते हुए अपना नाम और जगह बताया था, अब उन लोगों का नाम लेता हूं। पहला नाम है यूएई से सुल्तान, अगला नाम ओडिशा से श्याम सुंदर प्रूस्टी, अगला नाम सहारनपुर उत्तर प्रदेश से अंकुर त्यागी, अगला नाम दिल्ली से चिल शॉट्स, अगला नाम असम से मोर्जिना बेगम। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।